हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ज्ञानम अमृतसर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नवंबर मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आज का जो हमारा बेसिक रिसोर्स रहने वाला है वो है ज्ञानम की मंथली मैगजीन। और जो टॉपिक्स आज हम कवर करने वाले हैं वो है सम नेशनल न्यूज, कुछ स्टेट स्पेसिफिक न्यूज, कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एंड सम इंपॉर्टेंट डेट। So without further ado, let us get started. जो हमारी फर्स्ट न्यूज आइटम है वो है अबाउट द स्पेनिश प्राइम मिनिस्टर विजिट टू इंडिया। तो आइए डिटेल में स्टडी करते हैं इस न्यूज के बारे में। प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्पेन दैट इज पेड्रो सैंचेज ये 3 डे की विजिट पर आए थे इंडिया में। और वो किस पर्पज से आए थे इस बार वो आए थे टू इनॉग्रेट द टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इस एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स में हम मैन्युफैक्चर करने वाले हैं C295 मिलिट्री कार्गो एयरक्राफ्ट। ठीक है, ये कोलैबोरेशन में है टाटा कंपनी जो इंडिया की है और विद कोलैबोरेशन एयरबस जो कि स्पेन की एक कंपनी है। ये दोनों मिलकर जो है कोलैबोरेट कर रहे हैं। दे आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर C295 मिलिट्री कार्गो एयरक्राफ्ट। ये कहाँ पर सेटअप हो रही है? एट वडोदरा इन गुजरात। अब ये हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है स्टडी करना? बिकॉज फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स को प्राइवेट सेक्टर जो है बिल्ड करने वाला है। इससे पहले सिर्फ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ही मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स को मैन्युफैक्चर करती थी, लेकिन अब दो प्राइवेट कंपनी, वन इज एयरबस बाय स्पेन एंड वन इज टाटा, राइट? दे आर कमिंग टुगेदर फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ C295 मिलिट्री कार्गो एयरक्राफ्ट्स। और ये फैसिलिटी कहाँ शुरू की गई है? गुजरात में। इसी की इनॉग्रेशन के लिए प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्पेन पेड्रो सैंचेज ये दोनों की मीटिंग हुई एंड दे केम टू इनॉग्रेट दिस फैसिलिटी। तो साथ में ही यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट डिसीजन लिया गया टू मार्क 2026 एज द ईयर ऑफ कल्चर, टूरिज्म एंड AI। ठीक है, तो ये एक क्विक फैक्ट है जो हम इसको फैक्ट की तरह ही इसको हम याद रखेंगे। इस न्यूज आइटम में हमने दो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी। पहली कि एयरबस स्पेन जो कि स्पेन की कंपनी है और टाटा जो कि इंडिया की कंपनी है, ये मिलकर C295 मिलिट्री कार्गो एयरक्राफ्ट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। और ये फैसिलिटी कहाँ स्टार्ट हुई है? वडोदरा इन गुजरात। ठीक है, चलिए पीएम मोदी मेक 3 नेशन टूर, अटेंड G20 समिट। ये न्यूज आइटम है अबाउट द G20 वेन्यू एंड प्राइम मिनिस्टर विजिट टू 3 नेशन। अब जानते हैं वो 3 नेशंस कौन कौन से हैं। वो है नाइजीरिया जो कि अफ्रीका में है, ब्राजील जो कि साउथ अमेरिका में है एंड गुयाना जो अगेन साउथ अमेरिका। थोड़ी सी डिटेलिंग पढ़ते हैं। इसके साथ ही 19th G20 समिट इस बार ब्राजील में रियो डी जनेरियो में जो है कंडक्ट करवाया गया था और वहां पर भी प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी अटेंडेड दिस इवेंट। ओके, G20 समिट ये वही समिट है जो लास्ट टाइम इंडिया में कंडक्ट करवाया गया था और इस बार उसकी प्रेसिडेंसी ब्राजील के पास है, इसलिए वो रियो डी जनेरू जो कि ब्राजील की एक टाउन है, एक सिटी है, वहां पर इसे कंडक्ट करवाया गया है। नेक्स्ट न्यूज आइटम है रिगार्डिंग दी कैरिबियन पार्टनर कंट्री। ठीक है, कैरिकॉम का समिट हुआ था। कैरिकॉम समिट आप समझ लीजिए कैरिबियन आइलैंड्स का जो ग्रुप है वो उनके जो लीडर्स हैं, वर्ल्ड लीडर्स, उनका एक समिट होता है और वहां पर भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए थे। और कैरिबियन आइलैंड में आपको दिखाऊं तो हम देखते हैं नेक्स्ट मैप पर, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये वाले जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं यहाँ पर, इनको बोलते हैं हम कैरिबियन आइलैंड। ठीक है, ये है हमारे कैरिबियन आइलैंड। यहाँ में से ही दो इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं जहां पर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैड विजिटेड। वो है बारबाडोस एंड डोमिनिका। डोमिनिका एंड बारबाडोस ये दो कैरिबियन आइलैंड्स हैं जहां पर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैड गॉन दिस टाइम, ठीक है, टू अटेंड द कैरिकॉम समिट। अब न्यूज आइटम पे फिर से वापस आते हैं। ये देखिए डोमिनिका एंड बारबाडोस। ठीक है, यहाँ पर हमने बहुत सारी कंट्रीज के नाम पढ़ लिए हैं। आई नो थोड़ा सा ओवरवेलमिंग हो गया होगा, पर कोई बात नहीं, हम इसको आराम से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, उनकी विजिट थी 3 नेशंस में। वो 3 नेशंस कौन से थे? आइए मैप के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला था नाइजीरिया, ये है।
दूसरा था ब्राजील जो कि ये है, और तीसरा था गुयाना जो कि यहाँ, ठीक है। तो ये 3 नेशन थे, यहाँ पर गए थे प्राइम मिनिस्टर मोदी। अब इसके साथ ही उन्होंने कैरिबियन आइलैंड्स का भी दौरा किया टू अटेम्प्ट द कैरिकॉम समिट, ठीक है। और कैरिबियन आइलैंड्स कौन से, मैंने आपको बता दिया, डोमिनिका एंड बारबाडोस, ठीक है। So this news item was all about the places that Prime Minister श्री नरेंद्र मोदी जी had visited। क्योंकि ऐसी प्लेसेस में से कभी कभी ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए हमें इसको अपने ध्यान में रखना है। चलिए, आई होप दिस इज क्लियर। अब हम नेक्स्ट न्यूज आइटम की ओर बढ़ते हैं। इट इज रिगार्डिंग द 55th इंटरनेशनल फिल्म फेयर फेस्टिवल, जिसे ऑर्गेनाइज करवाया गया था इस बार गोवा, ठीक है। और कौन से स्टेडियम में, श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम, ठीक है। और इस फेस्टिवल को इसकी ड्यूरेशन क्या थी, अगर मैं उसकी बात करूं तो वो थी 20 से लेकर 28 नवंबर तक। तो ये फेस्टिवल जो है, इसमें डिफरेंट फिल्म्स की जो है स्क्रीनिंग होती है, बहुत मार्वलस पिक्चर्स जो है यहाँ पे पोर्ट्रे की जाती हैं और उन्हें अवार्ड भी दिए जाते हैं, ठीक है। तो फिल्म कैटेगरी से रिलेटेड ये एक इवेंट है, नाम से ही क्लियर है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, ठीक है। और कहाँ ऑर्गेनाइज करवाया गया, गोवा। कब से लेके कब तक, 20 से लेके 28 नवंबर तक। इसके बाद थोड़ी सी डिटेलिंग समझते हैं। इस सीजन में या इस फेस्टिवल में जो ओपनिंग फिल्म थी वो थी द बेटर मैन। द बेटर मैन ये ओपनिंग फिल्म थी। अब ओपनिंग पढ़ ली है तो क्लोजिंग भी पढ़ लेते हैं। दैट वाज ड्राई सीजन, दैट वाज ड्राई सीजन। और हर साल कोई ना कोई एक कंट्री होती है जो कि फोकस होती है उस फेस्टिवल का। तो इस बार जो फेस्टिवल करवाया गया, फिल्म फेस्टिवल, उसकी फोकस कंट्री थी ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया वाज द कंट्री ऑफ फोकस फॉर दिस ईयर फेस्टिवल। और इस बार के थीम की बात की जाए तो इट वाज यंग फिल्म मेकर्स, द फ्यूचर इज नाउ। इट वाज फोकसिंग ऑन द यूथ, द एंट्री ऑफ यूथ इन द फिल्म अरीना, ठीक है। अगेन क्विक पॉइंटर्स रिवाइज करते हैं। इंटरनेशनल फिल्म फेयर फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करवाया गया एट गोवा from 20th to 28th November. Australia was the country of focus. Better Man opening film, dry season closing film. ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आइटम की ओर, जो कि है अबाउट द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। इसकी जो 7th ISA असेंबली है वो ऑर्गेनाइज करवाई गई थी न्यू दिल्ली में। तो इसलिए ये न्यूज, क्योंकि हमारी कैपिटल कंट्री में हुई है, तो हमें पता होना चाहिए इसकी सिग्निफिकेंस। ISA की जो ये मीटिंग है 7th जो है इसका, ये ऑर्गेनाइज करवाया गया न्यू दिल्ली में, जो कि इंडिया की कैपिटल है। कहाँ पर, भारत मंडपम में। और इस बार जो ज्वाइंट प्रेसिडेंसी थी इंडिया की विद फ्रांस। यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी डिटेल देना चाहती हूँ अबाउट ISA। ISA अक्सर है क्या, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है वो इंडिया और फ्रांस ने मिलकर स्टार्ट किया था एट COP21 ऑफ 2015। जो UNFCCC की कॉप्स होती हैं, आपने पढ़ा होगा कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट चेंज जो है, उसकी कन्वेंशन हर साल, उसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जिसे हम कॉप बोलते हैं, वो हर साल ऑर्गेनाइज होती है। उसमें से ही एक जो COP21 थी 2015 में जो कंडक्ट करवाई गई थी, उसमें इंडिया ने जो है फ्रांस के साथ मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस की शुरुआत की थी। ये उन कंट्रीज की ग्रुपिंग है जो कि मैनिफेस्ट करना चाहती है या हार्नेस करना चाहती है द पावर ऑफ सोलर एनर्जी। बिकॉज हमें पता है कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं दे आर गोइंग टू एग्जॉस्ट एंड दे आर पोल्यूटिंग ऑल्सो। तो उसका एक बेटर ऑल्टरनेटिव क्या है, रेन्यूएबल एनर्जी। और रेन्यूएबल एनर्जी में भी इंडिया का फोकस सबसे ज्यादा किस पर है, सोलर एनर्जी पे। तो उसी को हार्नेस करने के लिए हमने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया था, जिसके अंदर ट्रॉपिकल कंट्रीज जिन्हें सूर्य पुत्र कहा जाता है उन्हें इंक्लूड किया गया, ठीक है। तो उसी की जो है 7th मीटिंग इस बार कंडक्ट करवाई गई है। और श्री प्रहलाद जोशी जी, जो कि हमारे मिनिस्टर हैं ऑफ न्यू एंड रेन्यूएबल एनर्जी, ही वाज प्रेसिडेंट ऑफ दिस असेंबली, ठीक है। इंडिया साइड से ये प्रेसिडेंट थे। और यहाँ पर बात कर लेते हैं इंडिया की सोलर एनर्जी टारगेट्स की। तो हमारा टारगेट है ये 500 गीगावाट ऑफ रेन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। उसमें से 90 गीगावाट जो है हमने इंस्टॉल कर ली है। वो कौन सी एनर्जी है, सोलर एनर्जी। आप मानिए हमारा 500 का टारगेट है, जिसमें से हमने 90 गीगावाट जो है थ्रू
सोलर एनर्जी अटेन कर लिया है टिल टुडे। ये टारगेट 2030 का है हमारे पास। अभी 2024 में ही हमने इस टारगेट को अचीव किया है, 90 गीगावाट्स को जो है हमने हार्नेस कर लिया है। तो दैट वाज ऑल अबाउट इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड द 7th असेंबली, जो कि भारत मंडपम में ऑर्गेनाइज करवाई गई थी। आईएसए में फ्रांस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, इसे आप याद रखेंगे और काइंडली इसे आप अपने नोट्स में भी ऐड कर लीजिए। चलिए, नेक्स्ट इज अबाउट 21st लाइवस्टॉक सेंसस। ठीक है, जैसे ह्यूमंस का सेंसस होता है, ठीक है, हर 10 साल बाद। लास्ट टाइम 2011 में हुआ था, अब 2021 में होना था। ड्यू टू कोविड इट हैज बीन डिलेड। अब हम रिसेंटली इसको फिर से देखेंगे कि कुछ महीनों में ही वी विल बी गेटिंग अ सेंसस। उसी तरीके से सेंसस ह्यूमंस के अलावा लाइफ स्टॉक्स का भी होता है, यानी पशुओं का भी होता है। अब उस सेंसस के बारे में हम थोड़ी सी डिटेलिंग करते हैं कि ये न्यूज क्या है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो 21st एडिशन ऑफ लाइफ स्टॉक सेंसस जो है इनॉग्रेट कर दिया गया है। ये बेसिकली किया जाता है ताकि हमें पता चल पाए कि हमारे यहाँ पर लाइफ स्टॉक की कितनी संख्या है, हम उससे कितना बेनिफिट डिराइव कर सकते हैं, कितना हम इंपोर्ट कर सकते हैं एनिमल प्रोडक्ट्स को, कितना हमें एक्सपोर्ट करने की जरूरत है, इंपोर्ट करने की जरूरत है। तो पॉलिसी डिसीजंस के पर्सपेक्टिव से और एनिमल हेल्थ की पर्सपेक्टिव से लाइफ स्टॉक सेंसस काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस बार जो है इस लाइफ स्टॉक सेंसस को कंडक्ट कराने में जो खर्चा आएगा वो है अराउंड 200 करोड़ रुपीज, और 1 लाख फील्ड ऑफिशियल्स जो है जाएंगे और इस सेंसस को जो है कंडक्ट करवाएंगे। इस बार हम 15 पीसेस ऑफ लाइफ स्टॉक्स को जो है काउंट करने वाले हैं इस सेंसस के अंतर्गत, जिसमें गोट, काउ, डॉगीज, डॉग्स, रैबिट, इस तरीके से 15 अलग अलग स्पीसीज जो हमारे पास है हम उन्हें काउंट करेंगे। इसके साथ ही हम हेड काउंट भी करेंगे पोल्ट्री बर्ड्स का, लाइफ स्टॉक्स का करेंगे, साथ में पोल्ट्री बर्ड, ठीक है, जैसे गीज, क्वेल, गिनी फाउल, ऑस्ट्रिच, एमू, ठीक है, इन सब का काउंट भी किया जाए। ठीक है, और इसकी जो नोडल एजेंसी कह लीजिए या फिर जो हेड बॉडी जो ये सब कुछ ऑर्गेनाइज करवा रही है वो है नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, जो कि करनाल हरियाणा में लोकेटेड है। तो अगेन अगर सेंसस न्यूज में है, बाकी सब इंपॉर्टेंट हो ना हो, तो ये ऑर्गेनाइजेशन पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज, जो कि करनाल हरियाणा में सिचुएटेड। चलिए एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। 21st लाइवस्टॉक सेंसस, 15 स्पीसीज की काउंटिंग की जाएगी, 200 करोड़ का खर्चा आएगा, 1 लाख से ज्यादा ऑफिशियल्स होंगे, और हरियाणा करनाल बेस्ड नेशनल एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज बॉडी जो है वो इसे कंडक्ट करवाएगी। तो इसके साथ ही हम बढ़ते हैं आगे टू आवर नेक्स्ट न्यूज। हमारी नेक्स्ट न्यूज है क्यूएस रैंकिंग के बेस्ड। ठीक है, क्यूएस रैंकिंग, अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? क्यूकैक-रुली पेमेंट। ये नहीं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। क्यूएस रैंकिंग जो है एक वर्ल्ड फेमस रैंकिंग है, जो कि लंदन बेस्ड एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन रिलीज कराती है। पर क्यूएस रैंकिंग सिंबलाइज क्या करती है? ये सिंबलाइज करती है कि इस एक कंट्री में कौन से हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उसके हिसाब से रैंकिंग दी जाती है। मतलब कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज किसी कंट्री में कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस को जज करते हुए यूएस रैंकिंग जो है दी जाती है। इस बार बात की जाए तो 7 इंडियन इंस्टीट्यूट्स जो है उन्होंने टॉप 100 में अपनी जगह बनाई है। आईआईटी दिल्ली जो है वो 44th पोजीशन पर रही है। उसके बाद आईआईटी बॉम्बे जो कि 48th पोजीशन पर रही है। तो टॉप 50 में भी जो है हमारी 2 यूनिवर्सिटीज हैं। कौन कौन सी? आईआईटी दिल्ली एंड आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, और फर्स्ट रैंक की अगर बात की जाए तो वो एक इंडियन यूनिवर्सिटी नहीं है, वो है पेकिंग यूनिवर्सिटी, जो कि बीजिंग यानी चाइना की यूनिवर्सिटी है, पेकिंग यूनिवर्सिटी। यूएस रैंकिंग लंदन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन निकालती है, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की परफॉर्मेंस जज करती है। हमारे इंडिया में से फर्स्ट कौन सी आई है? बेसिकली आईआईटी दिल्ली, क्योंकि उसका पोजीशन क्या है? 44th। फिर सेकंड नंबर पे कौन है? 48th पोजीशन पर आईआईटी बॉम्बे। और वर्ल्ड वाइड अगर फर्स्ट नंबर की बात की जाए तो वो है पेकिंग यूनिवर्सिटी बीजिंग। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज आइटम इज रिलेटेड टू विपी रिपोर्ट।
अब वीपी क्या है? वीपी रिलीज कौन करता है? विपो। इट्स इजी टू रिमेम्बर, राइट? वीपी रिलीज बाय विपो। अब ये है क्या? वीपी स्टैंड फॉर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स रिपोर्ट। ठीक है, दिस इज इंडिकेटर और रिलीज इसे करता है विपो, दैट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पर बताना जरूरी हो जाता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिए, मान लीजिए आप कोई अच्छी सी पोएम लिखते हैं, मान लीजिए आप कोई अच्छी सी इन्वेंशन करते हैं, मान लीजिए आप कोई ऐसी ड्रग बना देते हैं या कोई ऐसी डिवाइस बना देते हैं जिससे कि ह्यूमंस को काफी बेनिफिट होगा इन द लॉन्ग टर्म, तो आप जरूर चाहेंगे कि क्योंकि आपने उस चीज को खुद इन्वेंट किया है तो उसका जो उसके साथ जो क्रेडिट है वो या उसके साथ जो नाम है वो आपका जुड़ना चाहिए, राइट? तो आप क्या करते हैं, आप उस चीज को पेटेंट करवा लेते हैं, आप उस चीज का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट खरीद लेते हैं। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हमारे पास कई तरह के हैं, जैसे आपने सुना होगा कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ये सब अलग अलग टाइप्स हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। मतलब आपने अपने इंटेलेक्ट से कोई चीज बनाई, उस प्रॉपर्टी को आप उस पर अपना राइट जमाना चाहते हैं, तो दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, इसकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स आगे आएंगी आपके पास, जैसे ट्रेड, पेटेंट्स, इंडस्ट्रियल डिजाइन। ठीक है, अब इसी को मद्देनजर रखते हुए वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने विपी, ठीक है, इंडिकेटर्स यानी वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडिकेटर्स रिपोर्ट निकाली है। और इसमें खुशखबरी की बात यह है कि जो इंडिया की रैंकिंग है वो काफी अच्छी रही है। देखिए, इंडिया रहा है 4th रैंक पर एज फार एज ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन इज कंसर्न, यानी इंडिया में बहुत सारी न्यू प्रोडक्ट्स आ रही हैं, न्यू इन्वेंशन हो रही है, क्रिएटिविटी हो रही है, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ रही है, जिसके कारण हमारी इस रिपोर्ट में रैंकिंग भी बढ़ रही है। तो ये एक गुड न्यूज है, इसलिए ये न्यूज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इंडिया कितने रैंक पर है? ट्रेडमार्क्स में 4th रैंक पर, पेटेंट्स में 6th रैंक पर एंड इंडस्ट्रियल डिजाइन में टॉप 10, यानी हम टॉप 10 की पोजीशंस में हैं। तो वी आर परफॉर्मिंग वेरी गुड है। अगर सेक्टर वाइज बात की जाए कि कौन सा सेक्टर जो है इकोनॉमी का वो बेटर परफॉर्म कर रहा है या जहां जिसमें ज्यादा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है उसके राइट्स की रजिस्ट्रेशन बढ़ रही है, तो वो है हमारे पास टेक्सटाइल्स एक्सेसरीज, टूल्स एंड मशीन्स दूसरे नंबर पर, फर्स्ट नंबर पर टेक्सटाइल्स था यानी कपड़े वगैरह से रिलेटेड, दूसरे नंबर पर है मशीन और थर्ड है हेल्थ एंड कॉस्मेटिक्स। ठीक है, तो हमने सेक्टर वाइज भी डिस्कस कर लिया, हमने रैंक वाइज भी डिस्कस कर लिया, हमने रिपोर्ट को भी डिस्कस कर लिया। तो दिस इज हाउ वी शुड बी कवरिंग अ टॉपिक होलिस्टिकली। आई होप आपको इस टॉपिक में दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज आइटम की ओर, जो कि है रिगार्डिंग क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो मेजर करता है कि कोई कंट्री क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए या फिर उसे बचने के लिए, ठीक है, कितने एफर्ट्स ले रही है और उसके एफर्ट्स का कुछ रिजल्ट भी आ रहा है या नहीं आ रहा। इसके बेसिस पर कंट्रीज को जो है रैंकिंग दी जाती है। अब इंडिया की जो पोजीशन है वो है 10th। इंडिया इस बार जो है 10th पोजीशन पर है। लेकिन इस इंडेक्स की कमाल बात पता क्या है, इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इन 3 पोजीशंस पर कोई कंट्री नहीं है, क्योंकि TCPI रिलीज करने वालों का मानना यह है कि कोई भी कंट्री वर्ल्ड में ऐसी नहीं है जो कि पावरफुल इनफ है कि वो क्लाइमेट चेंज को रोक सके। मतलब कोई भी कंट्री अभी तक इतनी जो है सेल्फ सफिशिएंट या पावरफुल नहीं हुई है कि वो क्लाइमेट चेंज को कंप्लीटली रोक सके। ठीक है, इसीलिए जो बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्री भी है दैट इज डेनमार्क, वो 4th पोजीशन पर, वो खुद 4th पोजीशन पर है। इसके बाद नीदरलैंड्स है और उसके बाद यूके। अब बात की जाए कि ये इंडेक्स रिलीज कौन करता है, तो इसे रिलीज किया जाता है बाय एन एनजीओ दैट इज जर्मन वॉच। ठीक है, इनके साथ कोलैबोरेशन में होते हैं न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल। ठीक है, और बार्टन फाउंडेशन भी होती है। अब आपको इतने नेम्स ना भी याद रहे, डोंट वरी, आप सिर्फ जर्मन वॉच का नाम याद रखिए, इंडिया की पोजीशन याद रखिए और ये याद रखिए कि ये एक बड़ा यूनिक इंडेक्स है, क्योंकि फर्स्ट 3 पोजीशंस पर कोई भी इस पर नहीं रहता, क्योंकि कोई भी कंट्री इतनी पावरफुल अभी तक तो खैर नहीं है कि वो क्लाइमेट चेंज को जो है अपने बुलबुते पर रोक सके। इसीलिए यहाँ पर एक कोलैबोरेटिव एफर्ट्स की जो है बात आ जाती है। इसीलिए बहुत सारी क्लाइमेट ऑर्गेनाइजेशंस भी जो है
हम टाइम टू टाइम पढ़ते रहते हैं कि उनकी मीटिंग्स होती रहती हैं ताकि इस प्रॉब्लम से हम जो है कलेक्टिवली डील कर सकें। आई होप दिस आइटम इज अगेन क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे कुछ स्टेट स्पेसिफिक न्यूज। ठीक है, अभी हमने कुछ नेशनल न्यूज इंपॉर्टेंट पढ़ी, अब हम पढ़ेंगे स्टेट स्पेसिफिक न्यूज। पहली न्यूज है मध्य प्रदेश से, जहां पर इंडिया की फर्स्ट सेल्फ सफिशिएंट गौशाला बनाई गई है। ठीक है, और उसका नाम क्या है? आदर्श गौशाला। आदर्श गौशाला जो है एक सेल्फ सफिशिएंट गौशाला बन चुकी है और ये कंट्री की फर्स्ट ऐसी गौशाला है। अब सेल्फ सफिशिएंट होने का मतलब है कि जो भी गौशाला में वेस्ट इकट्ठी होती है इन द फॉर्म ऑफ काउ डंग, काउ यूरिन, अब उसको जो है ये करते हैं, ये कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट यानी सीबीजी प्लांट में डालकर इससे एनर्जी रिलीज कर लेते हैं और उस एनर्जी को कुकिंग फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है या अदर फ्यूल्स में। आई रिपीट, देखिए सेल्फ सफिशिएंट होने का मतलब होता है कि आप अपना सारा काम खुद कर लेते हैं। ठीक है, आप अगर सेल्फ सफिशिएंट है इसका मतलब आपको किसी और की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर बात हो रही है आदर्श गौशाला की, जिसे और किसी की जरूरत नहीं है। ये क्या करते हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, जो भी काउ डंग, काउ यूरिन एक्सेट्रा होता है, जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, उसको सीबीजी प्लांट में डालते हैं और सीबीजी प्लांट में से एनर्जी को डिराइव करते हैं, जिस एनर्जी को यूज किया जाता है इन फ्यूल्स, इन एज एलपीजी ऑल्टरनेटिव एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, इको फ्रेंडली भी हो जाता है। ठीक है, और खर्चा भी कम हो जाता है और वेस्ट मैनेजमेंट भी हो जाती है। तो दैट इज वाई दिस आदर्श गौशाला इज इंडीड अ वेरी आदर्श। ठीक है, ये कहाँ सिचुएटेड है? ग्वालियर में, जो कि मध्य प्रदेश में है। ठीक, तो एज अ फैक्ट आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी गौशाला जो है वो सेल्फ सफिशिएंट बन चुकी है, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आदर्श गौशाला जो कि सेल्फ सफिशिएंट गौशाला है वो कहाँ लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज इज दैट लेह बिकम द फर्स्ट टू यूज हाइड्रोजन बस। तो लेह जो कि लद्दाख में है वो बन चुकी है ऐसी पहली प्लेस जहां पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो पेट्रोल डीजल पर नहीं चलते, वो चलते हैं हाइड्रोजन फ्यूल पर। ठीक है, तो जैसे हमारे व्हीकल्स में या तो पेट्रोल का फ्यूल चलता है या डीजल का, लेकिन इसका एक और अल्टरनेटिव हमारे पास है, दैट इज हाइड्रोजन, जो कि पोल्यूशन भी क्रिएट नहीं करता और रेन्यूएबल भी है। तो हमने अब क्या किया है, इस हाइड्रोजन को हम यूज करते हैं एज अ फ्यूल इन दीज बसेस। ठीक है, इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसेस में हम इसे यूज करते हैं और जिसके कारण जो है हम एमिशंस भी कम कर पाते हैं। ठीक है, तो दिस इज वेयर इट हैज हैपेंड। ये बन सकता है आपको, ये कहाँ पर हुआ है? लेह में, लद्दाख में। अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि मैम हम सब ग्रीन हाइड्रोजन के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, ऐसा क्या खास है उसमें? तो आइए समझते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन है क्या। देखिए, जब भी वाटर मॉलिक्यूल जो है ब्रेक होता है तब रिलीज होती है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसमें ब्रेक करने के लिए हमें चाहिए होती है इलेक्ट्रिसिटी। क्या चाहिए हमें? इलेक्ट्रिसिटी। जब ये इलेक्ट्रिसिटी जो है वो रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से बन के आती है तब हम उसे ग्रीन हाइड्रोजन बोलते हैं। ग्रीन क्यों? क्योंकि ये एटमॉस्फेयर के लिए, इन्वायरमेंट के लिए हेल्दी होती है, इसलिए। ये फॉसिल फ्यूल्स की तरह जो है ओजोन होल डिप्लीशन नहीं करती, ये ओजोन होल ये और क्लोरोफ्लोरोकार्बन की तरह जो है इन्वायरमेंट में डिजास्टर्स इफेक्ट्स नहीं लेके आती। ठीक है, इसलिए ये सेफ होती हैं इन्वायरमेंट के लिए, इसलिए इन्हें ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। इसके साथ ही आप काफी बार न्यूज में देखते होंगे पिंक हाइड्रोजन। कॉन्सेप्ट सेम है कि यहाँ पर चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। अब ये इलेक्ट्रिसिटी अगर न्यूक्लियर प्लांट से आ रही है तो हम इसे बोल देंगे पिंक हाइड्रोजन। अब अगर ये वाली इलेक्ट्रिसिटी सोलर प्लांट से आ रही है तो हम इसे बोल देंगे येलो हाइड्रोजन। इस तरीके से हाइड्रोजन के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स होते हैं, बट हाइड्रोजन सेम ही है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन जो है केमिकल कॉम्पोजिशन वो सेम है, लेकिन वो बनी है, उसको ब्रेक करने के लिए जिस इलेक्ट्रिसिटी की यूजेज की गई है उसका सोर्स क्या है, उसके बेसिस पर जो है ग्रीन हाइड्रोजन, पिंक हाइड्रोजन, टील हाइड्रोजन, इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट नेम्स दिए जाते हैं। इस स्लाइड को मैं समअप करूं तो हमने सबसे पहले पढ़ा आदर्श गौशाला जो कि मध्य प्रदेश में है, ये फर्स्ट सेल्फ सफिशिएंट गौशाला बन चुकी है। दूसरा हमने पढ़ा लेह जो कि कहाँ सिचुएटेड है? लद्दाख में,
और ये फर्स्ट प्लेस बन चुका है जहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट हाइड्रोजन से चलाए जाते हैं। नेक्स्ट, अब हम डिस्कस कर रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो नवंबर मंथ में अनाउंस हुए हैं। सबसे पहले है हमारे पास पैन 2.0। हमने पैन 2.0 इनिशिएटिव्स जो है स्टार्ट किया है। ये पैन, यहाँ पे फुल फॉर्म है पैन की, परमानेंट अकाउंट नंबर। आप नोट कर लीजिए, इट इज परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, ये हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को जो है ट्रैक करने के काम आता है। ये दिया जाता है जैसे आधार कार्ड, हमारे हम सबके पास आधार कार्ड नंबर होता है, उसी तरीके से हमारे पास एक पैन कार्ड नंबर भी होता है जो हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को ट्रेस करने में हमारी हेल्प करता है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आई है विद अ न्यू इनिशिएटिव जिसमें हमारे पैन कार्ड्स एग्जिस्टिंग जो हमारे पास है उन्हें अपडेट किया जाएगा विद हाई सिक्योरिटी फीचर्स। ठीक है, उस पर एक यूनिक QR कोड प्रोवाइड किया जाएगा जिसकी वजह से उसे हैक कर पाना, उससे साइबर थ्रेट कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इनहैंस्ड फीचर्स है, सिक्योरिटी फीचर्स है, इसलिए अब इस तरीके का कुछ आपका न्यू पैन 2.0 जो है पैन कार्ड आएगा। पैन कार्ड न्यू आपको दिखेगा जिसमें आपके पास एक QR कोड भी होगा। ठीक है, तो ये इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं कि जो कैबिनेट कमेटी है ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इन्होंने अप्रूव कर दिया है, ठीक है, टू पैन 2.0 प्रोजेक्ट, जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है उसकी सारी जो देखी है वो करेगा कौन? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। और यही डिपार्टमेंट जो है वो आपको पैन कार्ड जो है इशू करता है। ये प्रोजेक्ट जो है 1435 करोड़ का है। ठीक है, तो 1435 करोड़ का ये जो है प्रोजेक्ट है, काफी बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके अंदर जो हमारे एग्जिस्टिंग पैन कार्ड्स हैं उनको अपडेट किया जाएगा विद द इनहैंस्ड सिक्योरिटी फीचर। ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी होगी। जो जिनके पास पहले से पैन कार्ड है उनके पैन कार्ड वैसे कंटिन्यूड रहेंगे, बस वो उसको अपडेट करना है। ठीक है जी, ये इसके साथ एक और चीज होगी कि जो पैन कार्ड है वो हमारा एक कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर हो जाएगा। मतलब कोई भी आपका फाइनेंसिस का काम है उसके लिए आपको एक ही आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, दैट इज योर पैन कार्ड नंबर। ठीक है, तो एक कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर कौन है? आपका पैन कार्ड। ठीक है, पैन कार्ड की फुल फॉर्म क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा? ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है इसको सब जो है इसकी देखी रेखी करता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि पैन कार्ड का नंबर जो है वो सिर्फ उसमें अल्फाबेट्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं, और वो कितने लेंथ का होता है? यानी उसमें 8 कैरेक्टर्स हैं, 10 कैरेक्टर्स हैं, 12 कैरेक्टर्स हैं? ये आप मुझे सर्च करके बताइए। ठीक है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चलिए, नेक्स्ट इज National OTT platform Waves launched. OTT we all love, you know, watching Netflix, Amazon Prime, Sony Live, so all these are OTT platforms. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा हम कैसे पीछे रह सकते हैं, तो दे केम अप विद देयर ओन OTT प्लेटफॉर्म दैट इज वेव्स। ठीक है, तो आप इसका नाम याद रखेंगे कि जैसे हमारे पास OTT प्लेटफॉर्म्स है नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, उसी तरीके से आप एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यानी प्रसार भारती का एक OTT प्लेटफॉर्म जो है आ गया है जिसका नाम क्या है? वेव्स। ठीक है, ये वर्ड बेस्ड क्वेश्चन ही बन सकता है, बहुत डेप्थ में आपको नहीं आएगा। वर्ड बेस्ड क्वेश्चन आपको ऐसे दे देंगे कि वेव्स क्या है, तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे। वेव्स तो ज्योग्राफी में पढ़ी थी, है ना, हाई टाइड, लो टाइड, वेव, एनर्जी। नो, ये क्या है? OTT प्लेटफॉर्म। ये है एक OTT प्लेटफॉर्म, और किसने इसको रिलीज किया है? दैट इज प्रसार भारती, जो कि इंडिया की पब्लिक ब्रॉडकास्टर है। वेव, इसकी फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट, इसमें ये 12 लैंग्वेजेस में आपको अवेलेबल है। इसमें 65 लाइव चैनल्स है। अभी तो ये जो है फ्री कंटेंट जो है प्रोवाइड कर रहा है। अब जाइए इसको डाउनलोड करिए, थोड़ा सा आपको अगर इंजॉयमेंट करना है तो यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, आपको ऐसे याद भी हो जाएगा, आपका करंट अफेयर्स भी तैयार हो जाएगा और थोड़ा फन भी हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑल वुमेन CISF battalion. Recently, Government of India has announced that they will be conducting a first ever all women CISF reserve battalion. मतलब CISF में एक ऑल वुमेन जिसमें सभी वुमेन होंगी, ठीक है, ऊपर लेवल की हायरार्की से लेकर नीचे तक, ठीक है, सभी सोल्जर, सभी ऑफिसर्स जो कौन होंगे? विमेन होंगी। ठीक है,
कौन सी पैरामिलिट्री फोर्स की यहाँ बात हो रही है? दैट इज CISF। क्वेश्चन आपको यही बनेगा कि रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है एक ऑल वुमेन बटालियन। आप बताइए कौन सी पैरामिलिट्री फोर्स की बात हो रही है? नेवी की बात हो रही है, आर्मी की बात हो रही है, असम राइफल्स की बात हो रही है, CRPF की बात हो रही है? तो नहीं जी, यहाँ पर बात हो रही है CISF की, जो कि है सेंट्रल इंडस्ट्रियल रिजर्व फोर्स। ठीक है, और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स करती क्या है? बेसिकली ये वो फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन टू योर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, टू योर पार्लियामेंट बिल्डिंग, नेशनल बिल्डिंग, और इलेक्शन के टाइम रोज तो ये सारी एक्टिविटीज जो हैं, जो करते हैं जो पैरामिलिट्री फोर्सेस, दे आर द CISF। ठीक है, और उसमें अब एक ऑल वुमेन बटालियन बनाने की बात हो रही है। इसके कारण क्या होगा? विमेन रिप्रेजेंटेशन इन जो सिक्योरिटी रूल्स है वो बढ़ेंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट, अगेन एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज PM विद्या लक्ष्मी एजुकेशनल लोन स्कीम। आपको सिंपली इतना पूछा जा सकता है कि PM विद्या लक्ष्मी स्कीम क्या है? अगर आपने क्लासेस नहीं अटेंड की या आपने इसको रीड नहीं किया तो आप थोड़ा सा गेस वर्क करेंगे कि ये विमेन को एजुकेशन करने के रिलेटेड होगी, या फिर फाइनेंस सेक्टर में होगी, या फिर विमेन को जॉब देने से रिलेटेड होगी, क्या होगी ये स्कीम? बट माय डियर फ्रेंड्स, इट इज अ लोन स्कीम, जिसमें अगर स्टूडेंट हायर एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट उनको एजुकेशन लोन्स के थ्रू जो है उनकी हेल्प करेगी। ठीक है, इसमें उन्हें इंटरेस्ट सबवेंशन दी जाएगी 3% की। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में कि ये स्कीम क्या है। तो आपको बस इतना याद तो बेसिकली रखना है कि PM विद्या लक्ष्मी स्कीम जो है वो एक एजुकेशनल लोन स्कीम। ठीक है, अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। इसका जो टोटल लेआउट है वो है 3600 करोड़ रुपीज, यानी 3600 करोड़ रुपीज। इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को, और उन्हें कोलेटरल फ्री, यानी उनको कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, और गारंटर फ्री, यानी किसी की गवाही नहीं दिलवानी पड़ेगी, और वो लोन ले सकते हैं टू परस्यू हायर एजुकेशन। ठीक है, इसमें थोड़ी सी कंडीशंस है, जैसे फैमिली की इनकम जो है 8 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है, अगर 7.5 लाख तक का आप लोन लेते हैं तो आपको 75% तक की जो क्रेडिट गारंटी है बैंक्स को, वो गवर्नमेंट दे रही है। इसके कारण होगा क्या कि जो लोग पढ़ना चाहते हैं, मेरिटोरियस भी हैं, बट पैसे की वजह से शायद नहीं पढ़ पाते, उनकी काफी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, और कंडीशन एक और ये है कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसमें वो एडमिशन लेना चाहते हैं वो 860 यानी टॉप 860 में तो जरूर होना चाहिए एज पर NIRF रैंकिंग, यानी वो एक अच्छा कॉलेज होना चाहिए। ये नहीं कि आपकी गली का कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है जो कि ना तो रजिस्टर्ड है ना कुछ, आप उसके लिए लोन ले लीजिए। नो, क्योंकि जब भी हम इस तरीके की एजुकेशनल लोन्स लेते हैं तो वो पैसे आपको नहीं दिए जाते, बल्कि डायरेक्ट आपकी स्कूल को या कॉलेज को जो है ट्रांसफर किए जाते हैं। तो वो एक अच्छा कॉलेज होना चाहिए, टॉप 860 में उसका रैंक होना चाहिए। तो PM विद्या लक्ष्मी स्कीम की विद्या का जो है, विद्या यानी एजुकेशन, लक्ष्मी यानी मनी, प्रोस्पेरिटी, तो मनी दी जा रही है टू हेल्प दोज पीपल हु आर मेरिटोरियस एंड दोज हु वांट टू परस्यू हायर एजुकेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज। इससे पहले हमने नेशनल न्यूज कवर की, स्टेट स्पेसिफिक न्यूज कवर की, और कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी हमने देखे। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डे। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं विद November 5। इस दिन होता है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है बाय यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ये यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है जो कि अवेयरनेस क्रिएट करने का काम करती है कि अगर किसी भी तरीके का कोई नेचुरल डिजास्टर आपको हिट करे तो आपको अपने आप को कैसे बचाना है, आपको उससे बाद में रिहैबिलिटेशन कैसे करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इन चीज़ों पर जो है अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए कि जो सुनामी है वो क्यों होती है, कहाँ होती है, उसे कैसे बचा जा सकता है, इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए November 5 को हम मनाते हैं एज वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी आप याद रखेंगे क्योंकि ये भी काफी प्रोमिनेंट यूनाइटेड नेशंस बॉडी है। पर इस बार जो है, अगर इसके थीम की बात की जाए, इस बार थीम था empowering the next generation with lessons of 2004 इंडियन ओशन सुनामी। अब इंडियन ओशन में
2004 में जो सुनामी आई थी, दैट वाज वन ऑफ द इंटेंसिस्ट ऑफ सुनामी, जो कि 9.2 के अराउंड मैग्नीट्यूड का जो अर्थक्वेक है वो अंडरग्राउंड आया था। इंडोनेशिया में उसका सेंटर था और उसने हमारे तमिलनाडु कोस्ट तक जो है इतनी तबाही मचाई थी। तो उस सुनामी से लेसन लेकर इंडिया ने भी अपने आप को स्ट्रांग बनाया है अब, और वर्ल्ड भी अपने आप को स्ट्रांग बनाया, इसलिए इस डे को मनाया जाता है एज अ वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। इस दिन की बात हो रही है नवंबर 5। नेक्स्ट, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। अगेन कैंसर के प्रति अवेयरनेस बनाने के लिए, ताकि लोग अवेयर हो सके, क्योंकि कैंसर में इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर अर्ली डिटेक्शन का प्रावधान नहीं है। हमारे यहाँ हमें कोई भी दिक्कत होती है तो वी कीप ऑन ट्राइंग द घरेलू नुस्खा। आई एम नॉट सेइंग दैट दे डोंट वर्क, बट कभी कभी इन चीज़ों की वजह से क्या हो जाता है कि हम डिटेक्शन में जो है पीछे चले जाते हैं, और उसकी वजह से कभी कभी प्रॉब्लम जो है बहुत बढ़ जाती है। घरेलू नुस्खे भी बहुत कामयाब होते हैं अगर वो छोटी मोटी डिजीज के लिए काम आए, पर बड़ी सेहत के लिए वी शुड ऑलवेज कंसल्ट अ डॉक्टर। उसके साथ सप्लीमेंट करिए आप अपने घरेलू नुस्खे। आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम नॉट एडवाइजिंग, बट द थिंग इज कि अर्ली डिटेक्शन जो है इज अ प्रॉब्लम इन इंडिया, इसलिए अवेयरनेस जो है उसका सोल्यूशन है। और इसीलिए हम फोकस करते हैं कि नवंबर 7 को हम अवेयरनेस क्रिएट करें अबाउट द कैंसर, द पॉसिबल कॉजेज ऑफ कैंसर, द पॉसिबल प्रिवेंशन ऑफ कैंसर। ठीक है, तो ये स्टार्ट किया गया था 2014 ऑनवर्ड, ताकि हम इसे डिटेक्ट कर सके एनी सिम्टम्स अर्ली। ठीक है, चलिए नवंबर 8 इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी। इस दिन मिस्टर रॉन्टजन ने एक्सरेज को डिस्कवर किया था। ये क्वेश्चन हम स्टैटिक में काफी बार पढ़ते हैं, एक्सरेज आर डिस्कवर्ड बाय डैश, दैट इज रॉन्टजन। ठीक है, तो उस टाइम पर क्योंकि इस रेज का जो प्रॉपर्टीज हैं बड़ी डिफरेंट थी, इसे किसी एग्जिस्टिंग कैटेगरी में रखना मुश्किल था, तो इनका नाम रख दिया गया था एक्सरेज। और अब ये एक्सरेज जो है रेडियोलॉजी में हमारी बहुत हेल्प करती है, इसलिए इंटरनेशनल ऑफ रेडियोलॉजी जो है मनाया जाता है ऑन नवंबर 8, जिस दिन एक्सरेज का बर्थ हुआ था बाय रॉन्टजन। ठीक है, और इस बार का थीम भी काफी इंटरेस्टिंग था, दैट इज रेडियोग्राफर्स सीइंग द अनसीन। क्योंकि ये जो एक्सरेज हैं दे आर अनसीन, हम उन्हें नेक्ड आई से नहीं देख सकते, तो वी आर सीइंग द अनसीन, इसलिए नवंबर 8 आप याद रखेंगे वर्ल्ड डे ऑफ रेडियोलॉजी। चलिए नेक्स्ट, नेशनल लीगल सर्विसेज डे। नेशनल लीगल सर्विसेज डे, ये जो डे है नवंबर 9 को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन नेल्सा यानी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट जो है, मतलब अथॉरिटी है, लीगल सर्विसेज एक्ट के अंतर्गत इसे बनाया गया था। ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली करती क्या है, ये प्रावधान जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें दिया गया है कि हम फ्री लीगल एड, यानी अगर आपको फ्री वकील की सहायता चाहिए, अपना आपके साथ आपके राइट्स की वायलेशन हो रही है, या आपको कोई भी केस लड़ना है इन द कोर्ट, तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है आपको विद द लीगल एड, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसका सारा कार्यकाल देखती है कि किसको फ्री लीगल एड देनी है। ठीक है, कौन एलिजिबल है, कौन नहीं एलिजिबल, कौन फेक आया है, कौन सही है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये साथ में लोक अदालत ऑर्गेनाइज करवाने का काम भी करती है, ताकि जस्टिस जो है लोगों को अच्छे से टाइमली, अर्ली, चीप कॉस्ट पर मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पर बात हो रही है नालसा की। इस दिन नालसा बनी थी, इसलिए इस दिन को सेलिब्रेट हम करते हैं आज नेशनल लीगल सर्विसेज डे। और यहाँ पर आर्टिकल भी आ गया है, आर्टिकल 39A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कहता है कि फ्री लीगल एड मिलनी चाहिए डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट है नवंबर 11, जो कि है नेशनल एजुकेशन डे। दिस डे मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फर्स्ट एजुकेशनल मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। जब हम आजाद हुए थे उसके बाद हमारे पहले शिक्षा मंत्री बने थे मौलाना अबुल कलाम आजाद जी, और उनके बर्थडे पर हम मनाते हैं नेशनल एजुकेशन डे, जो कि फॉल करता है ऑन नवंबर 11। मौलाना अबुल कलाम आजाद जी जो है इज credited with celebrating or establishing IITs, IISCs, School of Planning, Architecture, AICTE, UGC, यानी जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, जो भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन
एजुकेशन से रिलेटेड बनी है, ठीक है, उसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद जी का जो कंट्रीब्यूशन है वो इमेंस रहा है, इसलिए उनके बर्थडे को हम सेलिब्रेट करते हैं एज नेशनल एजुकेशन डे। नेक्स्ट, वर्ल्ड निमोनिया डे, ये मनाया जाता है नवंबर 12। इस डे को मैंने यहाँ इसलिए ऐड किया है ताकि हमें एक छोटा सा फैक्ट है वो पता लग सके कि जो निमोनिया है इट इज कॉल्ड इन लंग्स। ये कौन से बॉडी पार्ट को अफेक्ट करता है, दैट इज लंग्स। एंड जब हमारे लंग्स इनगल्फ हो जाते हैं slowly and slowly it can spread to the body and it can be fatal also. So every breath counts. Stop pneumonia in its track. तो निमोनिया से हम बच सके, इसके प्रति अवेयरनेस क्रिएट कर सके, इसलिए हम नवंबर 12 को मनाते हैं एज वर्ल्ड निमोनिया डे। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, आई एम सॉरी, नेक्स्ट डे जो इम्पोर्टेंट है हमारे पास वो है वर्ल्ड काइंडनेस डे, जो मनाया जाता है नवंबर 13 को। ये डे सेलिब्रेट किया जाता है टू थैंक पीपल, टू बी काइंड टू पीपल, ठीक है, एंड टू रिस्पेक्ट दोज हु ऑलवेज फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द पेन्स ऑफ अदर्स एंड टच देयर लाइव्स पॉजिटिवली। जो दूसरों की पेन को समझ सकते हैं, उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करते हैं, दीज आर द एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। तो इन लोगों को सेलिब्रेट करने के लिए वी सेलिब्रेट नवंबर 13 एज वर्ल्ड काइंडनेस डे, ठीक है। अब इसके साथ हमने आज का सेशन तो कंप्लीट कर लिया जिसमें हमने सारी इंफॉर्मेशन ले ली। अब हम देखते हैं हमने कितना समझा और कितना रिटेन किया। तो चलिए एक छोटा सा रिकैपिचुलेशन सेशन जिसमें हम क्विकली रिवाइज करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, 19th G20 समिट वाज ऑर्गेनाइज्ड एट विच प्लेस? G20 समिट कहाँ ऑर्गेनाइज हुई थी? प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैड आल्सो विजिटेड दैट सेम प्लेस। जॉर्डन, इजराइल, ब्राजील या टर्की? Yes, your answer is right. It is Brazil. और ब्राजील में भी कहाँ? रियो डी जनेरो में। रियो डी जनेरो में कंडक्ट करवाई गई थी G20 समिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following country of focus at 55th edition of International Film Fair Festival? तो जो इंटरनेशनल फिल्म फेयर फेस्टिवल हुआ है उसमें होस्ट कंट्री तो खैर इंडिया थी, लेकिन इसमें कौन सी कंट्री ऑफ फोकस थी? जापान, यूएस, चाइना या ऑस्ट्रेलिया? यस, द आंसर इज राइट, इट इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है इसकी कंट्री ऑफ फोकस थी। ऑर्गेनाइज करवाया गया था ये गोवा में। कब से कब तक? 20 से लेकर 28 नवंबर तक। इसके साथ ही बेटर मैन जो थी इसकी ओपनिंग फिल्म थी, ये भी हमने आज रिवाइज किया। और ड्राई सीजन जो है इसकी क्लोजिंग फिल्म थी। तो इस तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो थे रिलेटेड टू इंटरनेशनल फिल्म फेयर फेस्टिवल वो हमने डिस्कस कर लिए। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज इंडियाज रैंक एट क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स? TCPI जिसे जर्मन वॉच एनजीओ रिलीज करता है, उसमें इंडिया की जो रैंकिंग है वो क्या है? 8, 7, 9 या 10th? द आंसर इज राइट, इट इज 10th पोजीशन। ये वही सेम इंडेक्स है जिसकी पहली तीनों पोजीशन पर कोई नहीं होता। 4th पोजीशन पर इस बार है डेनमार्क, 5th पोजीशन पर है नीदरलैंड और 6th पोजीशन पर है हमारे पास यूके। और इंडिया है 10th पोजीशन। इंडिया है 10th पोजीशन। Name the first place in the country to use hydrogen buses for public transport. पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए जो है हाइड्रोजन की बसेस कहाँ पर चलाई गई हैं? आपके पास ऑप्शंस हैं लेह, आगरा, अजमेर या जलंधर। यस, द आंसर इज करेक्ट, इट इज लेह लद्दाख। ठीक है जी, चलिए नेम द नेशनल OTT प्लेटफॉर्म। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, टाइड, स्प्राउट, वेव या सुनामी? तो यस, द ऑप्शन इज वेव। चलिए, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। कैंसर अवेयरनेस डे जो है किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? 6, 7, 8 या 9? द आंसर इज राइट, November 7. November 7 is celebrated as National Cancer Awareness Day. So with this we come to the end of today's session. आज के सेशन में हमने काफी सारी न्यू इंसाइट्स ली।
तो आई होप आपने आज का सेशन एंजॉय किया होगा. I was able to add some value to your preparation. So till then, keep revising and keep following Gyanam Amritsar. Thank you. Have a nice day ahead.